स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये अपनी जो पहली किताब है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, और इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और जो इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पीड़क कीटों की श्रेणियाँ, यानी कि जो पीड़क कीट हैं उनकी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है उनको। तो वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत छोटा है। यहाँ पर देखिए, ये कुल 3 पेज में ये ख़त्म हो गया, 1 2 और ये 3। तो यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नोट्स तैयार किया है जो कि इससे जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो जानकारी लायक चीज़ें हैं वो मैंने उसमें लिखी हैं। और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नॉलेज जो छूट जाए। और वैसे तो आप इसे पढ़ ही सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है वो नोट जो मैंने बनाया है। ये पहला चैप्टर है अपना, उसका नाम है पीड़क कीटों की श्रेणियाँ। तो इसके अंदर से अगर हम पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ें किताब के अंदर हैं वो कुछ भी मिस नहीं होंगी। और इसके अंदर सब कुछ मैंने पहले से ही नोट करके रखा हुआ है। तो जो कुछ चीज़ें अगर कुछ भी छूट जाता है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी ये जहाँ से शुरू है वहीं से ये नोट्स मैंने शुरू किया है, पर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी हैं या फिर जो ठीक नहीं लग रही थी, तो वो मैंने छोड़ दी। और जो मेन चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, वो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। तो शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट शब्द का लिखा गया है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो पेस्ट शब्द फ्रेंच के पेस्टे तथा लैटिन के पेस्टिस से बना है, जिसका तात्पर्य प्लेग अथवा स्पर्श से फैलने वाले रोग होता है। यानी स्पर्श से फैलने वाले रोगों को हम कंटेजियस रोग, डिजीज़ कहते हैं। तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि पीड़क क्या होते हैं। तो किताब में भी यही चीज़ है, सेम टू सेम जैसे मैंने लिखी है, उस थोड़ा बहुत बदलाव मैंने किया होगा। तो पीड़क क्या होते हैं कि फसलों को जो भी जंतु जैसे चूहा, खरगोश, गिलहरी, सेही, हिरण, चिड़िया, कीट, माठ, सूत्रकृमि या घोंघा संख्या में बढ़कर न्यूनतम सीमा से अधिक हानि पहुंचाता है, जिसका फसल पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है, तो वह जंतु पीड़क कहलाता है। यानी कि पीड़क कोई भी जंतु हो सकता है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, जो न्यूनतम संख्या से अधिक होकर फसल को नुकसान पहुंचाए, वो हो सकता है पीड़क। और यहाँ पर हम कीटों की बात कर रहे हैं, यानी इंसेक्ट्स की। तो पीड़क कीट क्या होते हैं? तो पीड़क कीट होते हैं कीट प्रकृति में हजारों वर्षों से फसलों में पल रहा है। वैसे तो हजारों वर्षों से फसल में कीट पलता रहता है, लेकिन जब उसे परिस्थितियां अनुकूल होने पर वह संख्या में अत्यधिक बढ़कर फसलों को आर्थिक क्षति पहुंचाता है, तब हम उसे पीड़क कीट का दर्जा देते हैं। यानी कि कीट तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन जो कीट फसल को नुकसान करते हैं, एक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होने पर जो कीट फसलों को नुकसान करते हैं, उन्हीं को हम पीड़क कीट कह सकते हैं, वरना हम पीड़क कीट सभी को नहीं कह सकते हैं। तो इसमें ऐसा कहना सही होगा कि सभी पीड़क कीट नहीं हो सकते हैं और ना ही सभी कीट पीड़क हो सकते हैं। तो परिस्थितियाँ अनुकूल होने का यहाँ पे क्या मतलब है? परिस्थितियाँ अनुकूल होने से जैसे कुछ कीट केवल जो ठंडा मौसम होता है उसी में केवल वृद्धि कर सकते हैं। कुछ कीटों के लिए गर्म मौसम सही रहता है, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नमी मिलने पर या फिर ज़्यादा उनके लिए जो भी अनुकूल तापमान मिलने पर वो अपनी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तो वो संख्या में अत्यधिक बढ़ जाएंगे, और अगर वो संख्या में अत्यधिक बढ़ जाएंगे तो फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। वो जितना वो नुकसान कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पहुंचाएंगे, तब वो पीड़क कीट कहलाएंगे। और पीड़क कीटों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पीड़क कीट को पहले कहते हैं हम प्रमुख कीट, यानी कि किसी कीट से होने वाली हानि 10% से अधिक हो तो उसे हम प्रमुख कीट कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अपना, ये रहा दूसरा, गौड़ अथवा लघु कीट। यानी कि किसी कीट से होने वाली हानि अगर 5% से कम हो तो उसे गौड़ या लघु पीड़क कहते हैं। अब इसके बाद आता है सामान्य संतुलन स्थिति। इसी प्रकार इसमें भी बताया गया है यही चीज़ें जो मैंने अलग लिख ली है। तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, इस किताब से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और इसके बाद आता है अपनी सामान्य संतुलन स्थिति, यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जीईपी इसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो किसी कीट की लंबी अवधि में औसत संख्या घनत्व होती है। यह स्तर विभिन्न कारकों के कारण औसत स्तर के आसपास उतार चढ़ाव करती रहती है।
तो सामान्य संतुलन स्थिति क्या होती है कीटों की, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। जो चीज़ें हैं अपनी आगे जो भी चीज़ें हैं वो सब GEP पर या फिर ETL या ये EIL से ही संबंधित हैं, तो सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है। तो मैंने जो भी समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे कुछ भी अलग नहीं है। तो जो GEP होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GEP और इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य संतुलन स्थिति। ये क्या होती है ये समझिए। सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ इस तरह से बनता है और उसमें जो चीज़ें होती हैं वो जो नीचे वाली चीज़ है जो इस तरफ से इस तरफ को बढ़ती है वो एक तरह से होता है अपना टाइम यानी कि समय। और ये जो ऊपर की तरफ बढ़ता है इस ग्राफ में जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो होगा कीटों की संख्या, ठीक है, या कहें पीड़क कीटों की संख्या। तो जो GEP होती है, जो सामान्य संतुलन स्थिति होती है कीटों की, वो समय के मतलब अनुसार बढ़ती है और घटती रहती है। ये है अपनी GEP यानी कि सामान्य संतुलन स्थिति। तो अगर हम पीड़क कीटों की संख्या की बात करें तो ये GEP जो है इसी के अनुसार बढ़ती और घटती रहेगी। ऐसे कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी सामान्य चल रही है, कभी ऊपर चली गई, कभी नीचे आ गई। तो ये एक तरह से पीड़कों की संख्या है, कीटों की संख्या है। तो सामान्य अगर हम देखें कि अगर जैसे एक कीट है, मान लेते हैं कोई भी कीट है एक, और वो जो है प्रजनन करता है, अपना परिवार जो आगे बढ़ाता है। अगर एक परिवार में उसके कुछ, मान लेते हैं ऐसे तो बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 5 सदस्य हैं और वो इसके द्वारा अगली पीढ़ी जब जो आती है उसके बाद उसके 10 सदस्य हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ सदस्य मरने के बाद फिर से 5, और ऐसे ही जब चलता रहता है इनका एक पूरा साइकिल, तो इस तरह से उनकी जो संख्या है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। तो ये जनरल जो GEP है ये एक तरह से ये दर्शाता है कि इनकी जो संख्या है, जो सामान्य संतुलन स्थिति है वो कितनी है। यानी अगर इनके परिवार में 5 सदस्य हैं तो इस समय के हिसाब से ये 5 सदस्य ही रहने चाहिए यहाँ पर, 5 5 5। लेकिन कभी एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो GEP है ये अचानक से एकदम ऊपर, ये जो संख्या है इन कीटों की वो संख्या एकदम GEP से ऊपर जा रही है। यानी कि जो जनरल इनकी जो होनी चाहिए संख्या उससे कहीं ऊपर चली गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिल गई हैं, यानी प्रजनन करने के लिए, या फिर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये इनकी संख्या है जो बढ़ रही है अचानक से, तो वो GEP से ऊपर चली जा रही है। तब ये कीट जो है पीड़क कीट बन जाते हैं। यानी कि ये वैसे तो पीड़क कीट हैं, लेकिन ये नुकसान कब करते हैं, जब ये, चलो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये है सामान्य संतुलन स्थिति इनकी कि ये कितने कीट कितनी संख्या में, किस समय पर कितनी संख्या में रह रहे हैं और कितने सालों से रह रहे हैं। इसके बाद अगला अपना आता है आर्थिक क्षति स्तर। यानी कि पहले हम सामान्य संतुलन स्थिति की परिभाषा एक तरह से देख लेते हैं। तो किसी कीट की लंबी अवधि में औसत संख्या घनत्व होती है। यह स्तर विभिन्न कारकों के कारण औसत स्तर के आसपास उतार चढ़ाव करती रहती है। तो यह वही चीज़ है जो मैंने बताई अभी कि ये जो उनकी संख्या है एक तरह से, ये सभी उनकी संख्याएँ ही हैं और इसमें कुछ ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आता है आर्थिक क्षति स्तर, यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल। ये बहुत आसान है। वह न्यूनतम कीट संख्या है जो आर्थिक क्षति का कारण बनती है। यह फसल हानि का कारण भी बनती है। तो यह वही संख्या है जो फसल हानि का कारण बनती है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक और रेखा खींच दें ये, और इस रेखा का हम नाम रख दें EIL, कि ये जो है, ये जो IEL सबसे पहले समझ लेते हैं हम। जो IEL है वो है क्या, सॉरी EIL क्या है। तो EIL है
इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ अगर कीटों की संख्या इसके पार चली गई, इस लेवल के पार चली गई, तो वो भयंकर उत्पात मचा सकती है, यानी कि फसलों को हानि कर सकती है। तो ये एक आर्थिक क्षति स्तर है, इसके पार कभी भी कीटों की संख्या नहीं जानी चाहिए। अगर जाती है तो उन कीटों को प्रबंधन के द्वारा रोकना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ये अगर EIL मान लें, यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल मान लें, और इससे ऊपर कीटों की जो संख्या है वो जा रही है, यानी जनरल जो GEP है उससे भी ऊपर चली गई है और उसके बाद EIL के पार चली गई है, तो यहाँ पर ये कीट जो है बहुत ज़्यादा दुखदाई हो सकते हैं, फसल में ज़्यादा नुकसान करेंगे और इनके प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक लेवल है जिसके पार इनको नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अपना अगला आता है आर्थिक सीमा स्तर। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो वह संख्या घनत्व है जिस पर बढ़ती कीट संख्या को आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंचने से रोका जा सकता है। यह कीटों की एक ऐसी संख्या है जहां पर उचित नियंत्रण विधियों का प्रयोग करके इनको क्षति स्तर पर पहुंचने से रोका जा सकता है। तो आर्थिक सीमा स्तर क्या है? एक आर्थिक सीमा स्तर है, एक तरह से हम मान सकते हैं एक लेवल और यहाँ पर खींच लेते हैं। ये एक ऐसा स्तर है कि यहाँ पर आने के बाद हम इनको, इन कीटों की संख्या को इस लेवल तक आने के बाद ये जो रेखा है ये सीधी, ये है अपनी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, यानी कि ETL। अगर ETL तक कोई संख्या पहुंच चुकी है कीटों की, तब हम उनको काबू में कर सकते हैं। उनको वहां तक नहीं पहुंचने दे सकते जहां पर ये नुकसान करती है फसलों को, यानी कि फसलों को नुकसान करने से पहले ही जहां पर इन्हें रोका जा सकता है, जिस सीमा पर इन्हें रोक दिया जाए उसे हम ETL बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। आर्थिक क्षति ना हो इसके लिए हम प्रबंधन के कुछ तरीकों का उपयोग करेंगे जिससे इन कीटों को ज़्यादातर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। तो ये जो 3 मेन चीज़ें हैं, ये GEP, EIL और ETL, इन तीनों चीज़ों का पूरे किताब में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब उसके बाद आता है सामान्य संतुलन स्थिति GEP तथा आर्थिक क्षति स्तर के ज्ञानोपरांत पीड़क कीटों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले जो अपने चैप्टर का जो नाम है यहाँ पर पीड़क कीटों की श्रेणियाँ, तो यहाँ पर जो श्रेणियाँ बताई गई हैं वही मेन अपना जो टाइटल है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। तो इसमें भी वही चीज़ है, सेम टू सेम। मैंने थोड़ा कट करके लिखा है, वो बात अलग है। यहाँ पर ये ग्राफ बने हुए हैं तो मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा कट करके, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इसका ये है आर्थिक पीड़क, अनार्थिक पीड़क सबसे पहले ये श्रेणी है, और इसके बाद है अगला कदाचनिक पीड़क, तीसरा है चिरस्थायी पीड़क, उसके बाद चौथा है भयंकर पीड़क, जो कि आप सब देख सकते हैं। ये इतने प्रकार के पीड़क यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है चारों अलग अलग, और मैंने नोट्स में जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। अनार्थिक पीड़क, तो ये कीट वास्तविक मायने में पीड़क हैं, भले ही वे महत्वहीन क्षति पहुँचाएँ। इन कीटों की सामान्य संतुलन स्थिति GEP आर्थिक क्षति स्तर EIL से काफ़ी नीचे रहती है। कीटों की उच्चतम बढ़ती हुई संख्या कभी भी आर्थिक क्षति स्तर को नहीं छू पाती। जैसे उदाहरण के लिए मक्के का माहू, जिसे बोलते हैं हम लोग रोफैलिस्पम मेरिस, यानी कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगली कभी किसी वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे पास उतना अच्छा मतलब कह सकते हैं वो नहीं हो पाया है कि मैं आपको इसका जो चित्र वगैरह दिखा सकूं, क्योंकि क्या पता है वीडियो को मैं एडिट नहीं कर रहा हूं अभी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रॉ वीडियो है एक तरह से। अब रॉ वीडियो जैसे रॉ वीडियो एक तरह से हो सकती है, अनएडिटेड वीडियो को बोल सकते हैं हम, जो एडिट नहीं होती उसे हम रॉ वीडियो बोलते हैं। यानी ये मैंने रिकॉर्ड करके तुरंत अपलोड कर दूंगा, इसमें कोई भी चेंजेस किए बिना। लेकिन अगर आप एडिटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ पाती है। इस वजह से मैं रॉ वीडियो अपलोड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं इसे एडिट नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं एडिट करता तो आपको मैं इसका चित्र भी दिखा पाता, लेकिन इसका चित्र दिखाने का मेरे पास दूसरा भी तरीका है जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, तो आगे किसी वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। तो अभी देख लेते हैं कि ये जो कीट हैं ये होते क्या हैं। तो अनार्थिक पीड़क एक ऐसे पीड़क हैं जो वास्तविक में पीड़क हैं, जिन्हें हम पीड़क कह सकते हैं।
जिनसे कोई भी फसल को कोई फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। लेकिन ये ऐसे पीड़क हैं, इन्हें अनार्थिक पीड़क क्यों कहा जाता है कि इनकी जो संख्या है वो कभी भी EIL तक नहीं पहुंच पाती है, यानी कि अपनी जो आर्थिक क्षति स्तर है वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। देखिए नीचे ही रह रही है हमेशा। अगर यहाँ तक पहुँचेगी तो ये फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये इसीलिए ये पीड़क तो हैं, लेकिन ये अनार्थिक पीड़क है क्योंकि इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है फसलों को। उसके बाद आते हैं अपने कदाचनिक पीड़क। कदाचनिक पीड़क होते हैं इस श्रेणी के कीट सामान्य संतुलन स्थिति आर्थिक क्षति स्तर से काफ़ी नीचे रहती है। इनकी जो सामान्य संतुलन स्थिति है यानी GEP है वो EIL से काफ़ी नीचे रहती है, यानी कि इनकी जो जनरल इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है यानी कि जो सामान्य संतुलन स्थिति है वो आर्थिक क्षति स्तर से काफ़ी नीचे रहती है। और उच्चतम कीट संख्या यदा कदा तथा प्राय कदाचनिक रूप से इस स्तर से ऊपर चली जाती है, यानी कि जो यदा कदा का मतलब हुआ कभी कभार, यानी कि इनकी जो कीट संख्या है वो कभी कभी या फिर हमेशा प्राय किसी कदाचनिक यानी कि प्राय कह सकते हैं हम, किसी रूप से इस स्तर से ऊपर हो जाती है। तो कभी कभी ही ऊपर जाती है। इस प्रकार के कीट प्राय फसल पर कई वर्षों से रह रहे होते हैं तथा आर्थिक क्षति स्तर कभी कभी ही पहुंच पाते हैं, जैसे धान का कोषकृमि यानी राइस केसवर्म, टिड्डी, लोकस्ट। और देख लीजिए इसका जो डायग्राम है किस तरह से काम कर रहा है। देखिए इनकी संख्या बहुत सालों से बढ़ रही है, वैसे तो मतलब बढ़ रही नहीं है, रह रही है। जैसे कि बहुत सालों तक ये लोग रह रहे होते हैं, कई वर्षों तक फसल में, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब ये इनकी जो संख्या है वो EIL से ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि ये नुकसान कभी कभार ही करते हैं। इसीलिए इन्हें कदाचनिक कहा जाता है कि कभी कभार करने वाले कीट। यानी कि पहले कौन से कीट थे? सबसे पहले कीट थे कि जो अनार्थिक हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रहे हैं EIL तक, और कुछ कीट ऐसे हैं जो EIL तक कभी कभार ही पहुँच रहे हैं, जैसे आगे जाकर फिर पहुँच गए, फिर आगे जाकर कभी फिर पहुँच गए EIL तक। तो ये ऐसे कीट हैं जो कि कदाचनिक है। उसके बाद आते हैं चिरस्थायी पीड़क। तो ये कीट फसलों को अत्यधिक आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं तथा इन्हें प्रमुख पीड़क यानी की पेस्ट भी कहा जाता है। तो यही वो पेस्ट हैं जिन्हें की पेस्ट कहा जाता है, जो चिरस्थायी पीड़क हैं। इस श्रेणी के कीटों की औसत घनत्व संख्या आर्थिक क्षति स्तर से काफ़ी अधिक ऊंची होती है। जैसे धान का तना छेदक है, तो इनका ये जो चिरस्थायी पीड़क हैं ये भी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या देखिए किस तरह से बढ़ रही है, कभी कम हो जा रही है, कभी बहुत ऊपर, फिर ऊपर, कभी कम, इस तरह से। ये जो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाले कीट हैं, इसलिए इन्हें चिरस्थायी पीड़क कहते हैं, क्योंकि वैसे तो इनकी GEP EIL से नीचे ही रहती है, लेकिन ये फसल को नुकसान तब भी पहुंचाते हैं। इसके बाद जो चौथा और आखिरी प्रकार है वो है भयंकर पीड़क। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये ऐसे कीट हैं कि यदि अपने प्राकृतिक शत्रुओं द्वारा नियंत्रण में न रखे जाएं तो अत्यधिक हानिकारक होते हैं, जैसे रेड स्पाइडर माइट। अब प्राकृतिक शत्रु क्या होता है? प्राकृतिक शत्रु वो कीट हो सकते हैं जो इन कीटों को काबू रखते हैं, जैसे कि इन कीटों को खा जाते होंगे ऐसे कीट। तो अगर इन कीटों को जो भयंकर पीड़क है इनको दूसरे अपने शत्रुओं द्वारा ना खाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जैसे रेड स्पाइडर माइट। इसका मैंने बताया आपको, पिक्चर बाद में दिखाऊंगा। तो ये पेस्ट नंबर है इनका, और इनकी देखिए GEP नीचे, लेकिन इनका जो संख्या है, इनकी GEP से इनकी संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए ये ज़्यादा भयंकर कीट है। तो ये हो गई 4 श्रेणियाँ किसके आधार पर? ये हो गई EIL और GEP के आधार पर 4 श्रेणियाँ हो गई। अब इनकी और 5 श्रेणियाँ हैं कुछ, वो देखते हैं। तो इनकी 5 श्रेणियाँ और कौन सी हैं कि कीटों को उनकी उपस्थिति या पाए जाने के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। यानी कि इनको पाए जाने की, इनकी उपस्थिति के आधार पर भी इनको विभक्त किया गया है। जैसे इनको चार भागों में यहाँ पर GEP और EIL के हिसाब से किया गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी किया गया है उनकी उपस्थिति के आधार पर। तो सबसे पहला है नियमित पीड़क यानी रेगुलर पेस्ट्स। ये फसलों पर बहुधा पाए जाते हैं। बहुधा मतलब ओकेशनली कह सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि बहुधा मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं तथा इनका फसल से घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे धान का तना भेदक या बैंगन का फल भेदक। उसी प्रकार दूसरा है कदाचित पीड़क यानी ओकेशनल पेस्ट।
ये फसलों पर अधिकतर पाए जाते हैं, परंतु इनका घनिष्ठ संबंध नहीं होता, जैसे आम का तना बेधक, धान का केस बॉर्म। ठीक है। और अगला जो है वो है मौसमी पीड़क यानी सीजनल पेस्ट। प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम में पाया जाता है, जैसे मूंगफली में लाल भुडली, रेड हेरी कैटरपिलर और आम का फुदका। तो ये प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम में ही पाया जाता है मौसमी पीड़क। इसके बाद आता है दीर्घस्थायी पीड़क यानी कि जो परसिस्टेंट पेस्ट हैं। ये फसल में पूरे वर्ष भर पाए जाते हैं और इनका नियंत्रण मुश्किल होता है, जैसे मिर्च का थ्रिप्स, अमरूद का मिलीबग। और इसके बाद आते हैं कदाचनिक पीड़क, स्पोरेडिक पेस्ट्स। वह पीड़क जो यदा कदा दिखाई देता है, यानी कि कभी कभार ही दिखाई देता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में भारी क्षति पहुंचाता है, जैसे स्वार्मिंग कैटरपिलर, सफ़ेद गिडार, गन्ने का पायरेला। तो यही चीज़ें थी जो थी पहले चैप्टर के अंदर। ये पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देखिए आप यहाँ पर ये 5 प्रकार थे जो मैंने आपको बताए। इसमें से कुछ भी कट नहीं किया है मैंने इन 5 प्रकार में, केवल इनमें से जो चीज़ें थी कुछ वही कट की गई हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन है और नहीं है आगे दूसरा चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्षति स्तर के आधार पर पीड़क कीटों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो मैंने अभी बताया आर्थिक क्षति स्तर EIL के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 ही तो प्रकार थे यहाँ पर भयंकर पीड़क, तो इसमें 4 वाला जो है वो सही हो जाएगा। और रेड स्पाइडर माइट को किस श्रेणी में रखा गया है। तो रेड स्पाइडर माइट को हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। सबसे चौथा वाला जो है ये कौन सा है, भयंकर पीड़क, इसके अंदर हमने पढ़ा था रेड स्पाइडर माइट को। तो ये है भयंकर पीड़क। और इसके बाद जो लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में केवल एक ही प्रश्न दिया है इन्होंने किताब में, तो ये है सामान्य संतुलन स्थिति अथवा आर्थिक क्षति स्तर के आधार पर पीड़क कीटों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है, सविस्तार से समझाइए। तो ये दीर्घ प्रश्न इसी पर आधारित है। ये 4 जो प्रकार हैं भयंकर पीड़क तक, यानी अनार्थिक पीड़क से भयंकर अत्यंत पीड़क या भयंकर पीड़क तक, इन्हीं के बारे में इसमें लिखना है। टोटल 4 प्रकार लिखे जाएंगे। तो ये हैं 4 प्रकार और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। वो पहला जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी अगर इसमें कुछ कमी लग रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आगे जाकर हो सकता है और ज़्यादा सुधार दूँ मैं इनके बाद। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है अपना दूसरा जो है कीट प्रबंधन की अवधारणा, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। और